गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य लक्ष्य को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सलाइन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझने से पहले हम ये जान लें कि संविधान जो है वो क्या है। सरल शब्दों में हम कहें तो संविधान जो है उन नियमों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संविधान जो है वो जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है और राज्य यह जीवन मार्ग उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार चुनता है। हर एक राज्य की, हर एक देश की जो है परिस्थितियाँ जो हैं वो अलग अलग होती हैं, इसीलिए हर देश का जो संविधान होता है उसकी कुछ निजी विशेषताएं होती है। इस तरह से जो भारतीय संविधान है उसकी भी अपनी कुछ निजी विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान जो है वो अगर हम उसको देखें तो मूल भावनाओं के अगर संबंध में हम देखें तो वह विश्व में अद्वितीय संविधान है। हालांकि कई जो ऐसे तत्व जो हैं संविधान में वो विश्व के अन्य संविधानों से उधार लिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस भारत के संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान देते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखें तो सबसे पहली विशेषता है कि निर्मित, लिखित, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। संविधान जो है भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान जो है उसको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अमेरिका का संविधान और अलिखित संविधान का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है ब्रिटेन का संविधान। जो भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारत में संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया और इस संविधान में जितनी भी बातें अधिकांशतः वो किसमें रिटन फॉर्म में है। इस दृष्टि से ये ब्रिटिश संविधान के विपरीत और अमेरिकी संविधान के भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। अब भारत के जो मूल रूप से जो भारत का संविधान था उसमें एक प्रस्तावना और 395 आर्टिकल्स जो 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान में हम बात करें तो एक प्रस्तावना है, 465 आर्टिकल्स हैं जो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और जो जहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और साउथ अफ्रीका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 153 आर्टिकल है। वहीं भारत का संविधान जो इन सबसे विपरीत बहुत बड़ा और विस्तृत और लिखित संविधान है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारत का संविधान जो है वो इतना बड़ा क्यों है, इतना व्यापक क्यों है। तो इसका जो संबंध है वो इसके पास्ट से, इसके अतीत से संबंधित है। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है जिसके अनेक प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में उसी रूप में ले लिए गए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ये निर्मित सबसे लंबा प्रलेख था और भारतीय संविधान में 1935 के ढांचे को ही अपनाया गया है। इसी कारण संविधान जो है वो स्वाभाविक रूप में व्यापक हो गया है और इस संविधान के व्यापक होने के बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है कि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है। संघात्मक का मतलब है कि जहाँ पे संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है और जिस अतिरिक्त संविधान में न केवल केंद्र के जो प्रशासनिक केंद्र जो है उसके न केवल प्रशासनिक ढांचे का ही वर्णन किया जाता है बल्कि इकाइयाँ जो हैं उस राज्य जो हैं उसके भी प्रशासनिक ढांचे का वर्णन किया जाता है। दूसरा जो इसके व्यापक होने का कारण है वो है कि संविधान में मौलिक अधिकार और उन विभिन्न परिस्थितियों पर उन पर लगाए गए प्रतिबंधों की व्यवस्था है। इसके कारण भी संविधान जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तीसरा जो संविधान के विस्तृत होने का कारण है वो ये है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में अल्पसंख्यकों, एंग्लो इंडियंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आदि जो विशेष वर्ग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करना आवश्यक समझा और जो संविधान का जो 16वां भाग है इनके हितों की रक्षा के लिए इसमें विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
नेक्स्ट जो संविधान के व्यापक होने का कारण है वो है कि जो संविधान जो था, जब हमारा संविधान बनाया गया उस समय हमारा प्रजातंत्र जो था वो बिल्कुल नवजात था, और नवजात प्रजातंत्र के लिए संकट के रूप में उत्पन्न होने वाली जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करने के लिए संविधान का जो 18वां भाग है उसमें संकटकालीन प्रावधान, इमरजेंसी जो वो प्रावधान जो करे गए हैं उनको 9 अनुच्छेदों में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट जो व्यापक होने का, संविधान की व्यापकता का जो सबसे बड़ा कारण हम देखते हैं वो ये है कि भारतीय जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें न केवल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है वरन प्रशासनिक संबंध जो हैं उनका भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। डॉक्टर श्रीनिवास जो हैं उनके शब्दों में हम कहें तो भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है वरन ये देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत संहिता भी है। संविधान में जो है वो नागरिकता, जो राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषाएं, चुनाव, सेवाएं, संविदा, अभियोग व भारतीय क्षेत्र में व्यापार और पारस्परिक व्यवहार आदि से संबंधित सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। भारत में परिस्थितियों की जटिलता और तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण भी संविधान निर्माताओं ने विस्तार से बातों को, डिटेल में उन बातों को समझाया गया है, और उन्होंने इन जो बातें इनको परंपराओं या आने वाली संसद पे छोड़ने की अपेक्षा खुद ने ही इसकी व्यवस्था करना जो है वो उचित समझा उन्होंने उस वक्त। तो आदर्श संविधान के जो सामान्य लक्षणों के आधार पर जो भारतीय संविधान जो है वो एक व्यापक संविधान है, और उसके व्यापकता के क्या कारण हैं वो हमने डिटेल में अभी समझ लिया है। जो हरि विष्णु कामत हैं उन्होंने संविधान सभा में कहा कि हमें इस बात पे गर्व है कि हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है। अब हम जब हम दूसरी विशेषताएं देखते हैं तो दूसरी विशेषता जो है वो है कि जो भारतीय संविधान जो है वो विभिन्न स्रोतों से विहित। इसका मतलब है कि जो भारतीय संविधान है उसने अपने अधिकतर जो भी उसके उपबंध हैं वो विश्व के कई संविधानों से जो हैं वो लिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो है उन्होंने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद ही किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान का अधिकांश जो ढांचागत हिस्सा है, जो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का जो दार्शनिक भाग है यानी मौलिक अधिकार, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए हैं। यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने अमेरिका से लिए हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। भारतीय संविधान का जो राजनीतिक भाग है जिसमें संघीय सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या रिलेशन होगा, ये हिस्सा जो है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संविधान के जो अन्य प्रावधान हैं वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान आदि देश के संविधानों से लिया गया है। लेकिन अगर हम कहें कि भारत के संविधान पे सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 के एक्ट का है, और संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण जो है वो इसी से लिए गए हैं। संविधान में आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम इसकी विशेषता देखें तो है कि यह नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। दो प्रकार के संविधान होते हैं, कठोर संविधान और एक होता है लचीला संविधान। यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो ये कहीं बीच की स्थिति में है, कठोर और लचीले के बीच में। संविधान को जो है कठोर और लचीले दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कठोर संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन।
और लचीला संविधान वह संविधान कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि आम चुनाव में आम जो कानून होते हैं उनके निर्माण की, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जो है वो ना तो लचीला है ना ही कठोर है, बल्कि इनके दोनों का मिला जुला रूप है। आर्टिकल 368 जो है वो 2 तरह के संशोधनों का उसमें प्रावधान है। कौन कौन से हैं प्रावधान? पहला ये है कि कुछ उपबंधों में संसद जो है वो विशेष बहुमत से संसद में विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो। दूसरा है कि कुछ अन्य प्रावधानों में संसद को विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान में कुछ प्रावधान जो है वो आम विधायी प्रक्रिया के तहत है। संसद जो है वो सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधन कर सकती है। लेकिन ये जो है ये संशोधन जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट अगर हम भारतीय संविधान की विशेषता देखें तो वो है एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। यानी भारत का संविधान जो है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें जो संघीय व्यवस्था है उसके आम लक्षण जो है वो विद्यमान है। क्या होते हैं संघीय शासन के विशेषताएं? तो 2 सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। शक्तियों का विभाजन जो है वो केंद्र और राज्य में स्पष्ट रूप से किया जाता है। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एवं द्विसदनात्मकता जो है आदि होते हैं। भारत के संविधान जो है उसमें एक तरफ तो एकात्मकता के कुछ लक्षण हैं और कुछ तरफ संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। एकात्मकता के में देखो एक सशक्त केंद्र है, एक संविधान है, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है, संविधान का लचीलापन है, एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान जो है आदि एकात्मक शासन व्यवस्था के विशेषताएं हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो भारत फिर भी संविधान में जो है वो संघीय शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 1 जो है अनुच्छेद 1 है वो भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके 2 मीनिंग हैं। पहला, भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा जो है वो राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जो है भारतीय जो संविधान है उसको बहुत से नाम दिए जाते हैं, जैसे एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आदि। तो भारतीय संविधान की जो एक मुख्य विशेषता है कि इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मकता के भी गुण पाए जाते हैं, और एकात्मकता के और झुकाव के साथ यहाँ पे संघीय व्यवस्था जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाने की बजाय ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणालियों को अपनाया। संसदात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्था के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से होता है, और कार्यपालिका जो है वो अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मध्य सहयोग, समन्वय, कोऑर्डिनेशन जब होता है तो वह संसदात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वो शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय शासन व्यवस्था को सरकार के वेस्टमिनिस्टर रूप, उत्तरदायी शासन या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। और भारतीय जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसके जो विशेषताएं हैं वो है क्या हो सकती है
कि वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। 2 प्रकार की कार्यपालिका, बहुमत वाले दल की जो है सत्ता होती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेहिता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व और निचले सदन का विघटन। हालांकि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली पर बेस्ड है, आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। जैसे कि ब्रिटिश संसद जो है वो भारतीय संसद की तरह संप्रभु नहीं है, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद जो है वो संप्रभु नहीं है। और इसके अलावा भारत का प्रधान जो है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में जो राजा है वो कैसा होता है, उत्तराधिकारी या वंशानुगत होता है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे भारत की हो या ब्रिटेन की हो, प्रधानमंत्री की भूमिका जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। और जैसा कि इसीलिए राजनीति के जानकार जो हैं इस शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार का नाम भी देते हैं। कल के लेक्चर में हम भारतीय संविधान जो है उसकी आगे की व्यवस्था को, आगे की संविधान की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।